फ्रांज काफ्का 20th सेंचुरी के ग्रेट राइटर्स में से एक माने जाते हैं जिन्होंने ह्यूमन इमोशंस को अलग तरीके से प्रेजेंट किया, जिसे आज हम काफ्काएस्क के नाम से भी जानते हैं। काफ्का की दुनिया बहुत डार्क दिखती है, जिसका लुक हम सभी को लाइफ में एक पॉइंट पर कभी ना कभी जब हम डार्क मोमेंट्स में होते हैं तब देखने को मिलता है। उस दुनिया में जिसे काफ्का डिफ़ाइन करते हैं, चाहे अथॉरिटीज़ हों या जजेस, पॉलिटिशियंस एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली फादर्स, हम सभी उनके सामने पावरलेस फील करते हैं जब हम ये सोचने लगते हैं कि अब डेस्टिनी हमारे कंट्रोल में बिल्कुल नहीं है। जब सोसाइटी एंड स्पेशली खुद की फैमिली हमें बुली एंड ह्यूमिलिएट करती है, वो मोमेंट जब आप अपनी बॉडी से हेट करने लगते हैं या खुद को एक डिसअपॉइंटमेंट मानने लगते हैं और इस फीलिंग से फ्री होने के लिए बस खुद को मर्सीलेसली मारना चाहते हैं, उस वक्त आप काफ्का की दुनिया में होते हैं। फ्रांज काफ्का को उनके यूनिक डार्क राइटिंग स्टाइल के लिए जाना जाता है। फ्रांज काफ्का 1883 में प्राग में एक टेरिफाइंग साइकोलॉजिकली अब्यूजिव फादर हरमन काफ्का और एक वीक मदर जो ये सब होता हुआ देखती रही, उनके यहाँ पैदा हुए थे। हरमन काफ्का एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे जिन्होंने अपनी मेहनत के दम पे वर्किंग क्लास से निकलकर एक सक्सेसफुल बिजनेस इस्टेब्लिश किया, एक वेल एजुकेटेड वीमेन से शादी की एंड हायर मिडिल सोसाइटी के मेंबर बने। हरमन फिज़िकली बहुत स्ट्रॉन्ग और अच्छी पर्सनालिटी रखते थे, इसलिए वो चाहते थे कि उनका बेटा भी एग्जैक्टली उनकी तरह दिखने में स्ट्रॉन्ग एंड टफ हो। बट अनफॉर्चुनेटली फ्रांज काफ्का अपने फादर की एक्सपेक्टेशंस के जस्ट ऑपोजिट थे। फ्रांज वीक, सिक और डरे हुए से रहते। एज अ रिज़ल्ट फ्रांस की कोई फॉल्ट ना होते हुए भी वो अपने फादर की नज़रों में एक ग्रेट डिसअपॉइंटमेंट थे, सॉर्ट ऑफ साइकोलॉजिकल पंचिंग बैग जिसकी कोई वर्थ नहीं। हरमन फ्रांस को अपनी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग बनाने की कोशिश करते, पर वो ये नहीं जान पाए कि ऐसा पॉसिबल नहीं था। इसलिए जब काफ्का बड़े हो रहे थे, वो धीरे धीरे खुद के लिए सेल्फ हेट्रेड डेवलप करने लगे। समय के साथ अपनी इस बढ़ती हुई एंग्जाइटी, गिल्ट एंड सेल्फ हेट्रेड से डील करने के लिए यंग फ्रांज ने राइटिंग शुरू की। फ्रांज अकेले में बैठकर घंटों लिखा करते। फ्रांज काफ्का एक राइटर बनना चाहते थे, बट अगैन ऑफ कोर्स उनके फादर ने उन्हें राइटिंग परस्यू नहीं करने दी एंड काफ्का की लाइफ के चारों तरफ बॉर्डर लाइन्स खींच दी। उन्हें लॉ करने के लिए फोर्स किया और फाइनली कॉलेज भेज दिया। कॉलेज के दौरान काफ्का ने राइटिंग कंटिन्यू रखी, उसे कभी नहीं छोड़ा। इसी बीच काफ्का अपने वन एंड ओनली रियल फ्रेंड मैक्स ब्रॉड से मिले, जो खुद एक राइटर थे। ब्रॉड ने इवेंचुअली काफ्का को उनकी कुछ राइटिंग्स पब्लिश करने के लिए कन्विंस किया। काफ्का ने अपने पूरे लाइफ टाइम में बस 3 शॉर्ट स्टोरीज पब्लिश की थी। इसमें उनका सबसे फेमस वर्क द मेटामॉर्फोसिस भी था, बट अनफॉर्चुनेटली उनकी राइटिंग्स को उस वक्त किसी ने नोटिस नहीं किया एंड काफ्का की सेल्फ हेट्रेड और ज़्यादा बढ़ गई। उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपना वर्क अब कभी पब्लिश नहीं करेंगे। कॉलेज कंप्लीट होने के बाद फ्रांज काफ्का ने एक लॉ फर्म ज्वाइन की एंड उसके बाद एक इंश्योरेंस कंपनी, जहां काफ्का को कभी कभी लॉन्ग आवर्स एंड अनपेड ओवरटाइम भी करना पड़ता था। बहुत सारा पेपर वर्क, अब्सर्ड कॉम्प्लेक्स ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम। काफ्का बिल्कुल खुश नहीं थे, बहुत मिजरेबल फील करते, पर वो साइड बाय साइड लिखते रहे और ऐसे ही उन्होंने अपने कुछ नोटेबल पीसेस द ट्रायल, द कासल एंड अमेरिका प्रोड्यूस किए। पर अपनी फर्स्ट पब्लिश्ड राइटिंग्स के रिस्पॉन्स को ध्यान में रखते हुए उन्होंने बाकी की राइटिंग्स अधूरी छोड़ दी। साथ ही साथ बाकी की ज़िंदगी इंश्योरेंस कंपनी में ही काम करते हुए बिता दी। काफ्का की राइटिंग्स और उन्हें समझने के लिए हमें पहले उनके और उनके फादर की रिलेशनशिप पर ध्यान देना होगा। फ्रांज काफ्का ने डायरेक्टली कभी हरमन के बारे में कुछ नहीं लिखा, बट उनकी नावल की साइकोलॉजी उस टॉर्चर एंड पेन की तरफ इशारा करती है जो उन्होंने हरमन काफ्का के बेटे के तौर पर महसूस किया था।
कोई भी बच्चा जिसने कभी भी अपने फादर के सामने इनएडिक्वेट या अनलव्ड फील किया होगा वो इस फीलिंग से इजीली रिलेट कर सकता है कि फ्रांज ने अपने बचपन में क्या एंड्योर किया था। नवंबर 1919 में अपने डेथ के 5 साल पहले फ्रांज काफ्का ने हरमन को 47 पेज का एक लेटर लिखा जिसमें उन्होंने एक्सप्लेन किया कि कैसे उनके बचपन के एक्सपीरियंसेस ने उन्हें मेंटली डिस्ट्रॉय कर दिया और वो अपनी पूरी ज़िंदगी होप करते रहे कि शायद उनके फादर जिस भी वजह से उन्हें एक डिसअपॉइंटमेंट मानते हैं उसके लिए एक ना एक दिन माफ़ कर दें। फ्रांज ने लिखा, डियरेस्ट फादर, आपने रिसेंटली मुझसे पूछा था कि मैं आपसे डरा हुआ क्यों रहता हूँ। एज़ यूजुअल उस वक्त मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं था, पर ये लेटर लिखते वक्त मेरे पास इस सवाल का जवाब है। हाँ, मैं आपसे डरता हूँ और उसका रीज़न जानने के लिए डिटेल में जाना होगा। फिर काफ्का ने अपनी पुरानी मेमोरीज़ याद करते हुए लिखा, सिर्फ एक चीज़ जो मुझे एज अ चाइल्ड आपसे चाहिए थी वो थी बस थोड़ी सी एनकरेजमेंट, थोड़ी सी फ्रेंडलीनेस, पर शायद आपके हिसाब से मैं उसके लायक नहीं था। जो मैं आज तक नहीं समझ पाया वो ये कि आप इस बात से इतना अनजान कैसे थे कि आपके वो हार्श वर्ड्स एंड जजमेंट्स मेरे लिए कितना पेन और सफरिंग क्रिएट करते थे। जब वो छोटे थे एक दिन रात में उन्होंने पानी के लिए आवाज़ लगाई और उनके फादर बहुत इरिटेट हो गए। उन्होंने काफ्का को बेड से उठाकर बालकनी में एक सिंगल शर्ट में फ्रीज़ होने के लिए छोड़ दिया और दरवाज़ा बंद कर दिया। फ्रांज आगे लिखते हैं, मैं उस वक्त भी बहुत ओबीडिएंट था, इसलिए मैंने पूरी रात चुपचाप बालकनी में बिता दी, पर इस इंसिडेंट ने मुझ पर एक बहुत गहरा असर छोड़ा, जैसे मैं उनके लिए मैटर नहीं करता। हर बच्चे को अपने माँ बाप का प्यार चाहिए होता है, पर हरमन काफ्का ने फ्रांज को कभी एक बेटे की नज़र से नहीं देखा, उन्हें एक सिंगल चांस तक नहीं दिया। फ्रांज ने ऐसे ही कुछ और इंसिडेंट्स का जिक्र किया और अपने फादर से पूछा क्यों उन्होंने फ्रांज को इतना मेंटली टॉर्चर किया, उनकी गलती आखिर थी क्या, इसलिए आज वो खुद से इतनी नफ़रत करते हैं। इसी के साथ फ्रांज ने लेटर कंप्लीट किया और अपनी माँ को ये बोलकर दे दिया कि वो उनके फादर को वो लेटर दे दें, बट उनकी मदर ने वो लेटर काफ़ी दिन तक अपने पास रखने के बाद फ्रांज को वापस ये कहकर लौटा दिया कि वो अपने बिज़ी हार्ड वर्किंग हस्बैंड को इस लेटर से डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। एंड पुअर काफ्का, उनकी वो लेटर अपने फादर को देने की हिम्मत फिर कभी नहीं हुई। काफ्का की 1912 में लिखी गई शॉर्ट स्टोरी द जजमेंट में एक यंग बिजनेसमैन गियोर्ग, जिसकी शादी होने वाली है, वो अपने ओल्ड फादर के साथ रहता है, पर शादी के बाद गियोर्ग अलग रहने के लिए प्लानिंग कर रहा होता है, जो उसके फादर को बिल्कुल पसंद नहीं आता और वो एक दिन गियोर्ग को बहुत सुनाते हैं और कहते हैं उसने अपने फ्रेंड्स, मदर एंड फादर सबको धोखा दिया है, वो एक अच्छा इंसान नहीं है। गियोर्ग कुछ नहीं बोलता और उसके फादर तब गियोर्ग को पानी में डूबकर मरने के लिए कहते हैं। इवेंचुअली खुद को सेल्फ हेट्रेड का शिकार पाकर गियोर्ग नियर बाय रिवर में डूबकर मर जाता है। इस बारे में सुनकर उसके फादर बोलते हैं गियोर्ग एक इनोसेंट इंसान था, बट बाय हार्ट वो ईवल था। एक बच्चा थ्रू आउट पूरी लाइफ अपने पेरेंट्स से ही जो हेट्रेड फेस करता है और एंड में खुद भी सेल्फ हेट्रेड डेवलप कर लेता है, काफ्का उस साइड को बहुत क्लियरली अपनी स्टोरीज़ में प्रेजेंट करते हैं। आइडिया ऑफ हॉरिफिक एंड आर्बिट्रेरी जजमेंट काफ्का की राइटिंग्स में लगातार देखने को मिलता है, जो फिर से उनकी नेक्स्ट नॉवल द ट्रायल में देखने को मिला, जिसमें जोसेफ नाम के इंडिविजुअल को उसके 30th बर्थडे पर अचानक से अरेस्ट कर लिया जाता है। उसे ये भी नहीं बताया जाता कि उसका जुर्म क्या है। जोसेफ भी अपने अरेस्ट होने के पीछे का रीज़न जानने में कुछ खास इंटरेस्ट नहीं दिखाता। वो अंदर से अपने पर्सनल लाइफ की वजह से ऑलरेडी इतनी गिल्टी फील कर रहा होता है कि बस ये जानता है वो पनिशमेंट डिज़र्व करता है। फिर भी जोसेफ कोर्ट में ये बताने की कोशिश ज़रूर करता है कि वो इनोसेंट है, बट कोर्ट उसकी बात नहीं सुनती। जोसेफ का दिमाग काम करना बंद कर देता है, वो कुछ नहीं सोच पाता। उसके बाद वो कुछ ठीक से नहीं कर पाता, ना अपनी जॉब और ना दूसरे काम। फाइनली 1 साल बाद 2 ऑफिसर्स जोसेफ से मिलने आते हैं। वो उसे शहर से बाहर ले जाते हैं
और ले जाकर वहाँ मार देते हैं। जजमेंट एंड ट्रायल के बीच में काफ्का ने अपना मास्टरपीस द मेटामॉर्फोसिस भी लिखा था, एक शॉर्ट स्टोरी जिसमें ट्रैवलिंग सेल्समैन ग्रेगोर सैम्सा एक सुबह उठता है और पाता है वो एक बहुत बड़ा कॉकरोच टाइप इंसेक्ट बन चुका है। ये कहानी सेल्फ डिस्कस्ट और अपनी खुद की फैमिली के थ्रू किए गए धोखे के बारे में है। जब ग्रेगोर की फैमिली उसे देखती है तो डिस्गस्ट फील करती है और ताने मारने लगती है कि अब पैसे कौन कमाएगा और घर के खर्चे कैसे चलेंगे। जब ग्रेगोर फ्लोर पर चल रहा होता है उसे अपने फादर के पैरों से कुचल जाने का डर लगा रहता है। ग्रेगोर की फैमिली इस इंसिडेंट से बहुत इरिटेट होती है। वो लोग ये मानते हैं रूम में जो इंसेक्ट है वो ग्रेगोर नहीं है, इसलिए वो लोग डिसाइड करते हैं कि इसे कैसे भी घर से निकालना होगा। ग्रेगोर ये सब सुनता रहता है और अग्री भी करता है कि वो इसी लायक है और अंदर ही अंदर घुटकर एक दिन मर जाता है। एंड उसके मरने के बाद भी उसकी फैमिली को कोई दुख नहीं होता। काफ्का अपनी मोस्टली लाइफ बीमार ही रहे। जब वो 41 के हुए उन्हें लिरेंजियल ट्यूबरकुलोसिस हो गया, जिसके बाद वो कुछ भी खाते तो उन्हें बहुत पेन होता, इसलिए उन्होंने ऑलमोस्ट खाना खाना ही छोड़ दिया। उसी दौरान काफ्का ने एक शॉर्ट स्टोरी द हंगर आर्टिस्ट लिखी। ये कहानी एक पब्लिक परफॉर्मर के बारे में है जो लोगों को एंटरटेन करने के लिए खाना नहीं खाता और ज़्यादा से ज़्यादा दिन बिना खाना खाए बिताने की कोशिश करता है जिससे लोग उसे देखने आए। एक बार वो 40 दिन तक बिना खाना खाए रहता है, बट इवेंचुअली हंगर आर्टिस्ट की ऑडियंस उसके इस सेम एक्ट से बोर हो चुकी होती है, इसलिए फिर वो कितना ही खाना ना खाए ऑडियंस उसे नोटिस करना छोड़ देती है और वो बहुत वीक हो जाता है। अपने आखिरी वक्त में वो लोगों से माफ़ी मांगता है और कन्फेस करता है कि ये सब इसलिए करता था क्योंकि उसके पास खाना अफोर्ड करने के लिए इनफ पैसे नहीं थे और उससे ज़्यादा कुछ खाया भी नहीं जाता था, इसलिए वो भूखा रहता था। ऐसे ही मरने के बाद उसकी जगह एक पैंथर को परफॉर्म करने के लिए रख लिया जाता है, एक ऐसा एनिमल जिसकी भूख कभी शांत नहीं होती थी। उसकी एपेटाइट भी बहुत स्ट्रॉन्ग थी और ऑडियंस भी उसे बहुत पसंद करती थी। इसी तरह 1924 में द हंगर आर्टिस्ट फिनिश करने के कुछ दिनों बाद फ्रांज काफ्का की मौत हो गई। वो 41 साल के थे। उन्होंने अपनी बाकी की राइटिंग्स कभी पब्लिश नहीं की, ना ही उन्हें लाइफ में किसी टाइप की सक्सेस या रिकॉग्निशन मिला। ये सोचकर मर गए कि उनकी राइटिंग्स से ज़िंदगी का कोई मतलब नहीं था और वो एक डिसअपॉइंटमेंट थे। इसलिए आखिरी वक्त में काफ्का ने अपने बेस्ट फ्रेंड ब्रॉड को मरने के बाद उनकी सारी मैन्युस्क्रिप्ट्स चलाने के लिए कहा था। ऑब्वियसली ब्रॉड ने ऐसा नहीं किया क्योंकि आज 100 साल बाद हम उनके बारे में बात कर रहे हैं। काफ्का की मौत के 1 साल बाद तक ब्रॉड उनकी मैन्युस्क्रिप्ट्स को ऑर्गेनाइज करते रहे और उसके लिए पब्लिशर ढूंढते रहे और ऐसे ही नेक्स्ट 10 सालों में काफ्का 20th सेंचुरी के एक प्रोमिनेंट लिटरेरी एंड फिलोसॉफिकल फिगर बन गए। दूसरे शब्दों में 20th सेंचुरी का ग्रेट राइटर अपनी पूरी ज़िंदगी इस बात से अनजान रहा कि एक दिन उसकी राइटिंग्स इतिहास बना देंगी। फ्रांज काफ्का ने अपने फादर की नज़रों से देखते हुए पूरी ज़िंदगी ये सोचकर बिता दी कि वो सही में एक डिसअपॉइंटमेंट थे। एंड एट द सेम टाइम हिस्टोरियंस की नज़रों में काफ्का एक ग्रेट एंड इम्पॉर्टेंट इंडिविजुअल माने जाते हैं। आप सोच सकते हैं कि काफ्का की तरह ना जाने कितने लोग आज तक ऐसे ही मर चुके होंगे जिन्हें किसी ने नोटिस नहीं किया और ख़ुद इस बात से अनजान रहे होंगे कि वो लोग कितने टैलेंटेड थे। कितने काफ्काज अपनी वॉइस इस दुनिया के साथ कभी शेयर नहीं कर पाते। इसलिए आज काफ्का की राइटिंग्स उन लोगों के लिए एक मैसेज हैं कि आप डिसअपॉइंटमेंट नहीं हैं। ये तो वो लोग होते हैं जो आपको ऐसा फील कराते हैं। इसलिए फॉलो योर हार्ट। Kafka once wrote, "The task of literature is to reconnect us with feelings that might otherwise be unbearable to study, but which desperately needs our attention. A book must be the axe for the frozen sea within us." उनकी बुक्स टचिंग, फ्राइटनिंग एंड एक्यूरेट एक्सेस में से एक है जो आज तक लिखी गई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें एंड फ्यूचर में ऐसे ही इंफॉर्मेशनल कंटेंट के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।